अरे बेटा तुम अकेली आई, मम्मी कहाँ है? वो मम्मी तो चलो ठीक है, वो ग्रीन वाली साड़ी निकालना। हेलो। हेलो मिस्टर समीर, या मैं न्यू डायमेंशन स्कूल से यहाँ का प्रिंसिपल बोल रहा हूँ। आयशा पिछले 3 दिनों से स्कूल नहीं आ रही है। इज एवरीथिंग ऑल राइट? हाँ शी इज ऑल राइट, बट 3 दिन से स्कूल नहीं आ रही। यस, वो तो आज भी नहीं आई है। आपको नहीं पता? पर वो घर से तो स्कूल के लिए निकली थी। एक मिनट, मैं आपको बाद में फ़ोन करता हूँ, ठीक है? मैं ज़रा आयशा को पहले ढूंढता हूँ। मुझे स्कूल नहीं जाना। मामा प्लीज, अभी रुको रुको, लेकिन मुझे स्कूल नहीं जाना। प्यारी लग रही है। रितु बेटा, वो आयशा आपके घर पे है? नहीं, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। आयशा, आयशा, आयशा बेटा कहाँ थी तुम? और 3 दिन से तुम स्कूल भी नहीं जा रही हो। छुट्टी के बाद तुम सीधा घर आती थी, अभी शाम हो गई। क्या कर रही थी, कहाँ थी तुम? पापा मैं वो मम्मा को ढूंढ रही थी। आयशा बहुत हो गई तुम्हारी बेवकूफियां। प्रॉमिस करो आज के बाद तुम मम्मा को नहीं ढूंढोगी, ठीक है? क्यों पापा, मैं मम्मा को ढूंढ कर रहूंगी। आयशा कम। पापा बैठो अंदर। देखो, यहाँ थी तुम्हारी मम्मा। अपने हाथों से आग दी थी मैंने उसे। इसी चिता को जलाए थे, समझ गई तुम? पर मैंने तो नहीं देखा ना पापा। पागल हो गई हो तुम, पागल हो गई हो। मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें मम्मा के मरने के बाद यहाँ पर इसलिए नहीं लाया था ताकि बेटा आपको बुरा नहीं लगे। आपने तो ऐसा कई बार कहा है पापा, पर मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी मॉम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। वो आएंगी और मैं उनसे बातें भी करूंगी। बेटा प्लीज। एक घटना घटती है लेकिन हर इंसान पर उसका अलग असर होता है। हम अपनी उम्र और अपनी सोच के हिसाब से उसका विश्लेषण करते हैं। 10 साल की आयशा की मां इस दुनिया में नहीं रही थी, लेकिन वो इस सच को स्वीकार करने को तैयार ही नहीं थी। बात तो छोटी सी थी, लेकिन अगर इस तरह की बात को वक्त रहते क्लियर नहीं किया जाए तो ये इंसान की पूरी पर्सनालिटी को चेंज कर देती है, और कभी कभी तो बड़े ही भयानक और नकारात्मक तरीके से। बच्चे जब कोई असामान्य सवाल पूछें या हरकतें करें तो उसे नजरअंदाज करने की बजाय उस बात की गहराई तक जाकर उसका उचित उत्तर देना ही सही होता है। समीर को चाहिए था कि वो आयशा को समय दे, उसकी बात को खुद समझे और उसे अपनी बात समझाए, लेकिन समीर तो अपनी ही उलझनों में उलझा हुआ था। बेटा कल हम लोग बेड़ा घाट चलते हैं। दैट इज योर फेवरेट प्लेस ना? आयशा बेटा मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ। रेवती ना सिर्फ एक केयरिंग मॉम थी बल्कि बहुत अच्छी वाइफ भी थी। आई रियली मिस हर। पर बेटा क्या कर सकते हैं, किस्मत में उसका साथ हमारे लिए बस इतना ही था। मॉम जहां भी होगी ना वो हमें देख रही होगी, और अगर हम खुश रहेंगे ना तो मॉम भी 100% खुश रहेगी। पापा मरने के बाद लोग कहाँ जाते हैं? और अगर मम्मा हमें दिख रही तो वो हमसे बात क्यों नहीं कर रही? अगर मम्मा घोस्ट बन के मेरे सामने आए ना तो मैं उनसे डरूंगी नहीं, मैं उनसे बात करूंगी, उनकी गोद में सर रखकर लेटूंगी, मैं उन्हें कभी तंग नहीं करूंगी। आयशा, मैं माला तुम्हारे पड़ोस में रहती हूँ। रेवती मेरी सहेली थी,
वो अक्सर तुम्हारे बारे में बात करती थी। तुम्हें कस्टर्ड बहुत पसंद है ना? रेवती ने बताया था मुझे, मैं तुम्हें बना के खिलाऊंगी। मम्मा और मेरे बारे में क्या क्या बोलती थी आंटी? यही कि तुम्हारी स्माइल बहुत क्यूट है और तुम पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट हो। आंटी, मुझे तो लगता है कि एक दिन अचानक से मम्मा मेरे सामने आकर ना मुझे सरप्राइज कर देगी। आंटी, मरने के बाद लोग कहाँ जाते हैं? कहीं नहीं जाते बेटा, वो लोग हमारे आसपास ही रहते हैं और जिनसे वो लोग प्यार करते हैं उन्हें खुश देखकर खुश होते हैं और दुखी देखकर दुखी होते हैं। अच्छा, तुम चलोगी मेरे साथ? हाँ चलो। क्या हुआ समीर? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? आपको आयशा को लेकर थोड़ा सा टेंस्ड हूँ। बहुत ही एक्स्ट्रा सेंसिटिव बच्ची है वो। प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो अपनी मॉम की डेथ एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है। उसे लगता है कि रेवती अभी भी जिंदा है और वो कभी भी वापस आ सकती है। समीर, टेंडर एज के बच्चों में ऐसा होता है। उसे स्ट्रॉन्ग तरीके से ट्रुथ को बार बार बताना होगा। टाइम के साथ वो मैच्योर हो जाएगी और एक दिन ये फैक्ट एक्सेप्ट कर लेगी। I'll take care of Aisha. Don't worry. You just have faith on me, Samir. कितनी प्यारी लगती है। आयशा बेटा क्या कर रहे हो लैपटॉप में? कुछ नहीं, स्कूल का थोड़ा सा होमवर्क था। अच्छा चलो, मूवी स्टार्ट हो रही है आपकी। योर फेवरेट मूवी, कम ऑन कम ऑन। हाँ। जल्दी चलो, एड्स आ रहे हैं, बस स्टार्ट हो जाएगी। इंटरनेट एक बहुत ही यूजफुल और पावरफुल माध्यम है, लेकिन जब कोई बच्चा खुद इसका इस्तेमाल करता है तो वो ये समझ नहीं पाता है कि इंटरनेट से क्या सीखना चाहिए और क्या नहीं। आजकल अगर इंटरनेट यूज कर रहे बच्चों से पूछा जाए कि वो क्या कर रहे हैं तो उनका एक फिक्स आंसर होता है कि हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और माँ बाप यही सोचकर खुश हो जाते हैं कि बच्चा पढ़ाई में बिजी है, पर शायद कई बार यही वो चूक भी जाते हैं। ये बेहद जरूरी है कि हमें पता हो कि हमारे बच्चे इंटरनेट पर क्या देख रहे हैं, ताकि समय पर सही ढंग से समझाकर उन्हें भटकने से बचाया जा सके। आयशा बेटा जल्दी रेडी हो ना। अरे समीर बबुआ, पहचाना मुझे? अरे मैं तेरी कन्नू बुआ, गांव वाली। बेटा, रेवती के जाने का बहुत दुख है हमें। भगवान के आगे किसी का चला है भला? अरे ममता, ये ममता है। पहचाना तुमने? अरे रेवती की ममेरी बहन है। अंदर आ, अंदर आ। आयशा बेटी है ना, कितनी बड़ी हो गई। कितनी बड़ी हो गई। देख, तेरी मौसी आई। मौसी, ममता इधर आ। ये ममता मौसी है तेरी। इसको सब कुछ आता है, खाना बनाने से लेके कपड़े धोने तक हर काम वो तेरा करेगी। हाँ बेटा, तू सिंदाने को ना मेरी बच्चा। शर्मा गई ना? अब तू खड़े खड़े मुंह क्या देख रही? चल अंदर सामान रख। बड़ी सुशील है हमारी ममता। एक्सक्यूज मी। हाय। हाय। मैं माला, आपकी नेबर। आपने देखा होगा मुझे कभी, शायद नहीं देखा है। मैं ज्यादा बाहर नहीं निकलती, आदत ही नहीं है मेरी। आई एम सॉरी अबाउट योर वाइफ। आज आप ऑफिस से जल्दी आ गए? हाँ, वो हाफ डे था तो। आयशा मिलती है मुझे कभी कभी, बहुत दुख होता है उसे देखकर। इस एज में बच्चे
बहुत सेंसिटिव होते हैं और वो तो रेवती से बहुत अटैच्ड थी। यस, रेवती को जानती हूँ मैं, बल्कि ऐसा भी कह सकती हूँ कि वो मेरी सहेली जैसी थी। प्लीज़ कभी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे कॉल करिएगा। जी, थैंक्स। कितनी प्यारी लग रही है। मम्मा, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो मम्मा? प्लीज मुझसे बात करो। आपको पता है मैं आपका जन्मदिन उसी तरह मनाना चाहती हूँ जिस तरह आप मनाया करते थे। मम्मा, मैं जानती हूँ कि आप मुझे सुन सकते हो, पर आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो मम्मा? मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। कहाँ चले गए हो आप? प्लीज वापस आ जाओ। बुआ जी, बुआ जी, क्या हुआ बेटी? यहाँ पर मेरी माँ की तस्वीर लगाई थी ना, कहाँ है वो? अरे बेटा, मरे हुए इंसानों की तस्वीर कमरे में नहीं लगाते, अपशकुन हो जाता है। देख, मैंने और तेरी ममता मौसी ने तेरा कमरा अच्छा से सजा दिया। अगर आज के बाद किसी ने भी मेरे कमरे को हाथ भी लगाया ना तो मैं उसकी जान ले लूंगी, समझी? और वो मेरी माँ की फोटोज का जल्दी से लेकर आओ। जाओ। ये ले, जल्दी से निकाल। अब मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? जाओ। हैप्पी बर्थडे मम्मा। वैसे आपका बर्थडे तो कल है, पर 12 बज चुके हैं, मतलब कल आ गया। मम्मा, कुछ तो बोलो, जवाब तो दो मम्मा प्लीज। मुझे और कोई नहीं अच्छा लगता मम्मा। आई मिस यू सो मच। प्लीज मम्मा, कुछ तो बोलो। मेरी मानो तो उसे हॉस्टल में डाल दो। What are you saying, सोनिया? आयशा इन हॉस्टल? It's impossible. मैं उसे कभी भी हॉस्टल में नहीं भेजूंगा। समीर, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उससे दोस्ती कर लूँ। इसी बहाने शायद वो कुछ ओपन अप हो जाए। I'll take care of her, समीर। Don't worry. Thanks. Come, सोनिया, come. कैसा मेरा बच्चा? आयशा, सोनिया आंटी। हाय बेटा। बेटा, ये मेरे साथ ऑफिस में काम करती हैं। आज रात हम लोग तीनों डिनर पे जाएंगे, ठीक है? मैं फ्रेश होकर आता हूँ। जस्ट टेक केयर ऑफ हर, ओके? कम बेटा, आपके लिए मैं कुछ लाई हूँ। चॉकलेट? आई डोंट लाइक चॉकलेट्स, मुझे कस्टर्ड पसंद है। ओके, नो वरीज। नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए कस्टर्ड खरीद कर लाऊंगी। अभी तो आप ये ले लो। आपको कस्टर्ड बनाना नहीं आता? ओके, आई कन्फेस, यू नो, एक्चुअली मैं किचन के काम में इतनी अच्छी नहीं हूँ। पर आयशा,
मैं पूरी कोशिश करूंगी आपकी मम्मा की तरह खाना बनाने की। जैसे आपकी मॉम आपकी बेस्ट फ्रेंड थी ना, वैसे ही मुझे अपना दोस्त बना लो। आई रियली वांट टू बिकम योर फ्रेंड आयशा। तुम कभी मेरी मॉम की जगह नहीं ले सकती। यू आर सो मीन। कोई भी मेरी मॉम की जगह नहीं ले सकता, अंडरस्टैंड? क्या बदतमीजी है बेटा, घर मेहमान से कोई इस तरह से बात करता है क्या बेटा? आपको क्या लगता है कि आप किसी को भी उठाकर ले आएंगे और मैं उसे अपनी मॉम बना लूंगी? कुकिंग सीखने से और चॉकलेट्स लेने से ना कोई भी मेरी मामा की जगह नहीं ले सकता, समझे आप? लिसन आयशा, किसी ने भी मेरी मॉम की जगह लेने की कोशिश की ना तो मैं उसकी जान ले लूंगी। आज की फैमिलीज धीरे धीरे छोटी होती जा रही हैं और इसी वजह से खासकर बच्चों को टाइम देना मुश्किल होता जाता है और बच्चे अपने हिसाब से अपनी एक अलग दुनिया बना लेते हैं। बच्चे जब किसी बात पर ओवर रिएक्ट करते हैं तो हम सोचते हैं कि ये मूड स्विंग्स हैं, लेकिन ये सही नहीं है। आयशा का बर्ताव दिन पर दिन चिड़चिड़ा होता जा रहा था, कभी ओवर इमोशनल तो कभी ओवर रिएक्टिव। कहीं ना कहीं इस बच्ची का मानसिक संतुलन बिगड़ रहा था। समीर ने भी इसे नोटिस करने की बजाय इसे इग्नोर करना ही ठीक समझा। पर क्या समीर का यह कदम इस बच्ची के फ्यूचर के लिए ठीक था? जस्ट शट अप। तुम बार बार मेरी बच्ची को पागल क्यों कह रही हो? समीर, मैं उसे पागल नहीं कह रही हूँ, मैं बस कह रही हूँ उसकी हरकतें पागलों वाली हो रही हैं। शट अप, शट अप। मुझसे तमीज से बात करो समीर। मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ कि आयशा को हॉस्टल में डालो या फिर किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाओ। Just get out of this car. I said just get out of this car. समीर, बीच रोड पे। Get out. Just get out. सोनिया और समीर दोनों का मकसद नेक था, लेकिन अपनी बात रखने का तरीका गलत था। सोनिया किसी तरह समीर को कन्विंस करना चाहती थी कि आयशा को हॉस्टल में भेज दिया जाए ताकि उसे एक चेंज मिले और दूसरा माहौल मिले। उधर आयशा एक अलग ही मानसिक स्थिति में थी, जहां उसके हाथ मायूसी के अलावा और कुछ नहीं लगने वाला था। ये क्या पागलपन है? क्या करने की कोशिश कर रही थी तुम? हाँ? चुप, रुक जाओ। बुआ, बुआ! क्या हुआ बाबा, क्या हुआ? आप अभी के अभी इसे लेकर इस घर से बाहर चले जाइए, वरना आप दोनों को पुलिस के हवाले कर दूंगा। अरे इसको नींद में चलने की आदत है, वो इसी की वजह से कुछ हरकत कर दी होगी। माफी मांग, चल माफी मांग। Just get out of this house, वरना पुलिस तय करेगी कि इसे नींद में चलने की आदत है या नहीं। बबुआ, इतनी सी बात पर पुलिस की? अरे सुन तो बबुआ, सुन तो। समीर, सुन बबुआ, ये क्या कर रहे हो? क्यों फेंक रहा है? हे बबुआ, ये तू अपनी कन्नू बुआ से ऐसा नहीं कर सकता बबुआ, खोल दरवाजा। खून हो गया। लाश को सबसे पहले घर की नौकरानी ने देखा था। पहली नजर में ये सुसाइड का केस लगता है। हमेशा मुझे सुसाइड नहीं, मर्डर का केस लग रहा है। लाश को सबसे पहले मेड ने देखा था। सर, बुलाओ उसे और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। राइट सर। साहब, यहाँ पे समीर साहब और उनकी बेटी आयशा रहती है। उनके अलावा कोई और? 1 महीने पहले उनकी दूर की रिश्तेदार बुआ और एक लड़की आई थी, पर समीर साहब ने उनको रात में ही धक्के मार के भगा दिया था साहब। उनका कोई एड्रेस या फिर फोन नंबर वगैरह है तुम्हारे पास? नहीं साहब, साहब की बेटी है साहब। पहली नजर में ही इंस्पेक्टर सिंह को लग गया था कि यह मर्डर का मामला है, लेकिन बिना किसी ठोस सबूत के और गवाह के अभाव में इस वक्त कुछ भी कहना
जल्दबाजी होती। हत्या हो या आत्महत्या, लेकिन दोनों ही सूरतों में एक बात तो सही थी कि समीर अब इस दुनिया में नहीं था। अपनी माँ की मृत्यु को नकारने वाली आयशा के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था। घर में जबरन घुसने के कोई एविडेंस नहीं, घर से कोई सामान भी मिसिंग नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ये काम किसी करीबी इंसान का है। हमें इस बच्ची आयशा से डिटेल में पूछताछ करनी होगी। सर वो बच्ची नाबालिग है और उसका कोई रिलेटिव उसकी देखभाल के लिए नहीं आया, तो मैंने टेम्परेरी उसे पुलिस गेस्ट हाउस में शिफ्ट करवा दिया है। गुड। घबराओ मत बेटा, हिम्मत रखो। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे पापा की किसी से कोई दुश्मनी थी? पता नहीं। कभी किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ था? हाँ, वो एक बार कनू बुआ और ममता मौसी कर रही थी। उस रात पापा का और उन दोनों का बहुत झगड़ा हुआ था और पापा ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। अच्छा, तुम्हारे पास इन दोनों का कोई एड्रेस है, फोन नंबर? नहीं, सिर्फ इतना पता है कि वो इंदौर की रहने वाली है। तुम्हारे घर में और कौन कौन आता था? एक बार माला आंटी आई थी। ये माला आंटी कौन है? पड़ोसी है, वो बहुत अच्छी है। उसके अलावा और कोई? हाँ, सोम्या आंटी आती थी, वो पापा के साथ ऑफिस में काम करती है, पर मेरे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ठीक है बेटा, अब तुम जाओ, आराम करो। सलाम साहब। मीर साहब को पहचान तो? जी साहब। कौन कौन आता जाता है उनके यहाँ? साहब उनके यहाँ ज़्यादा लोग नहीं आते जाते, लेकिन उस दिन सुबह सुबह एक मैडम आई थी साहब। नाम क्या है उनका? साहब नाम तो याद नहीं है साहब। बिल्डिंग में कोई सीसीटीवी? साहब लगने वाले हैं साहब। तुम्हारी बिल्डिंग की लाइट अक्सर जाती है ना? जाती है, पर साहब जनरेटर होने के कारण कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बहुत सिंपल से दिखने वाले समीर के सुसाइड या मर्डर का केस अब पुलिस के लिए बेहद मुश्किल बनता जा रहा था। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ती जा रही थी, इस केस में सस्पेक्ट्स की गिनती भी बढ़ती जा रही थी। अब पुलिस के लिए जरूरी था ये पता लगाना कि अगर ये मर्डर था तो इसके पीछे का मकसद क्या था। सुनो, समीर रहते हैं, जानते हो उन्हें? जानते हैं, पर वो किसी से ज्यादा बात नहीं करते। हाँ, पहचानती तो हूँ, पर कभी बातचीत नहीं हुई। पर उनकी वाइफ थी तब कभी कभी बात हो जाती थी। सर वो समीर के घर की फ्रिज से तलाशी ली तो ये डायरी मिली, इसमें बुआ का नंबर था सर। और जब इस नंबर पर कॉल किया तो पता चला कि बुआ और वो लड़की इसी शहर में है और वो शमा लॉज वहाँ रहती है। शमा लॉज? कौन है? ममता कौन है बेटा? अरे क्या हुआ क्या है? अरे सुनिए तो, आप हमें क्यों ले जा रही हो? क्या समीर बबुआ मर गए? भगवान! ए, नाटक बंद। सच सच बताओ, समीर को क्यों मारा? हम उसे क्यों मारेंगे साहब? वो तो मेरा बच्चा था। तो उस बच्चे ने तुम दोनों को अपने घर से बाहर क्यों फेंका? बोलो। थोड़ा गुस्सा आ गया था उस दिन उसको। मिश्रा, इन दोनों को अंदर डालो और 3 दिन तक खाना मत देना। सुनिए तो, मैं आपको सच बताती हूँ। बताओ। ये छोरी मेरे गांव से है, ममता। मैं चाहती थी कि इसकी शादी समीर बबुआ से हो जाए, तो समीर का भी घर बच जाए, इसका भी बच जाए। बस इसी के कारण मैं इसे यहाँ लेके आई थी साहब। एक दिन रात को मैंने इसे कहा, जाके दूध दे आ समीर के कमरे में। ये गई थी साहब, और समीर बबुआ तब सो गए थे। ये गांव की छोरी इतना सब कुछ नहीं जानती साहब। इसने उनकी छाती पे हाथ लगाकर उनको जोर से उठा दिया। इससे समीर बाबू को गलतफहमी हो गई साहब, और उन्होंने हम लोग को घर से बाहर निकाल दिया। छाती पर हाथ रखकर ही हिलाया था या फिर? नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जवान बेटी है साहब, क्या कहे। मुझे इस पर बहुत गुस्सा उस दिन आया था, मगर क्या करें सर, हमने उनको नहीं मारा। सच बोल रही हो ना? वरना? नहीं, आपके सर की कसम, हम झूठ नहीं बोल रहे। ठीक है, शहर छोड़कर मत जाना तुम दोनों। नहीं जाएंगे। जाइए। मिश्रा, इन दोनों पर नजर रखो और ड्रामेबाज है। सुनिए, ये बताइए कि आपका समीर के साथ क्या रिश्ता था? जी, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। आप दोनों या फिर सिर्फ आप? दोनों। आयशा जानती थी इस बारे में? मुझे नहीं पता सर, बट मैं तो
आयशा को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थी। आयशा इमोशनली काफ़ी डिस्टर्ब थी। मैंने समीर को काफ़ी बार कहा था कि उसे साइकियाट्रिस्ट को दिखाते, बट समीर कभी समझता ही नहीं था। बस इसी कारण कभी कभी हम दोनोgrupपों में नाराज़गी हो जाती थी। नाराजगी या फिर झगड़ा? मैं उसे झगड़ा नहीं कहूँगी। ठीक है, आप जा सकती हैं। आप समीर को कितने अच्छे से जानती थी? कुछ खास नहीं जानती थी मैं उनके बारे में, बस 1-2 बार मिली थी उनसे। अच्छे इंसान थे। हाँ, आयशा से मेरी अच्छी जमती है। अच्छी जमती है मतलब? मतलब बहुत प्यारी बच्ची है वो। उसकी माँ की डेथ के बाद जब भी उसे देखा उदास ही देखा, और मैं समझ सकती हूँ क्योंकि अपने पति से अलग होने के बाद मैं भी अकेली ही हूँ। ठीक है, अब आप जा सकती हैं। थैंक यू सर। समीर के कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसे रात 1 बजे सोनिया का कॉल आया था और आयशा ने हमें बताया कि लगभग 1 बजे के आसपास ही समीर घर से बाहर गया। इसके पूरे चांसेस हैं कि उस कत्ल की रात वो आखिरी बार सोनिया से ही मिलने गया। सोनिया को बुलाओ। सोनिया, कत्ल की रात इतना लेट तुमने समीर को फोन क्यों किया था? सर, मिलने के लिए। ऐसी क्या अर्जेंसी थी? सर, एक्चुअली मेरा और समीर का ऑफिस में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था। मुझे भी लगा कि शायद मैंने कुछ ओवर रिएक्ट कर दिया है। समीर का मोबाइल बंद था तो मैंने उसके लैंडलाइन पे कॉल किया। समीर प्लीज़ फ़ोन डिस्कनेक्ट मत करना। समीर प्लीज़, मैं जानती हूँ तो मुझसे बहुत गुस्सा हो समीर, बट प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड समीर। मैं आयशा की दुश्मन नहीं हूँ समीर। आयशा बहुत अजीब बिहेव कर रही है समीर, और उसे साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ समीर। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आयशा को भी। पापा घर पे नहीं है। मैंने जल्दबाजी में अपने अफेयर की सारी बातें बता दी, लेकिन वो कॉल समीर की बेटी आयशा ने उठाया था। लेकिन एक बात बताओ, जब तुमने फैसला कर ही लिया था तो फिर अगले दिन सुबह समीर से मिलने क्यों गई? वो एक्चुअली मुझे समीर के सिग्नेचर्स एक इम्पॉर्टेंट पेपर्स पे चाहिए थे। मैंने जल्द से जल्द ये शहर छोड़ने का फैसला कर ही लिया था, इसलिए समीर के जाने के बाद मैं पेपर्स लेकर उसके घर साइन करवाने गई। अच्छा, ये बताओ सोनिया कि तुम्हारी शादी क्यों टूटी? मैथ्यू, मेरे एक्स हस्बैंड से मेरी कभी भी नहीं बनी। मैथ्यू को भी मेरे और समीर के अफेयर के बारे में पता चल गया था। मैंने मैथ्यू को डिवोर्स फाइल कर दिया था। वो मेरे ही पैसों पे जीता था, दारू पीता था, और इसी रीज़न की वजह से वो समीर से खुन्नस खाता था। मैथ्यू को लगता था कि मैं उसे डिवोर्स समीर के वजह से दे रही हूँ। एक काम कीजिए, मैथ्यू का एड्रेस दीजिए। जी सर। आया। मिस्टर मैथ्यू। हाँ साहब, मैं ही हूँ। 26 फरवरी की रात तुम कहाँ थे? 26 फरवरी साहब घर पर ही था। समीर को जानते हो? वो कमीना जिसके यहाँ मेरी बीवी जॉब करती, उसके साथ तेरा झगड़ा हुआ था और तूने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। उसका मर्डर हो गया है। अच्छा ही हुआ ना साहब, उसने मेरी वाइफ को छीना, गॉड ने उसकी लाइफ को छीन लिया। जस्टिस कर दिया गॉड ने। मुझे लगता है कि ये मर्डर तूने किया है। नहीं साहब, मैं गलत काम करता हूँ, चोरी चकारी भी बहुत किया, पर मैं खून नहीं कर सकता साहब। बाय गॉड मैंने किसी का खून नहीं किया। बिना बताए बाहर नहीं जाएगा। जी साहब, नहीं जाऊंगा। समीर के केस में पुलिस एक सिरे को पकड़ती तो आगे चलकर उसके कई तार निकल आते। हर सस्पेक्ट के पास समीर का मर्डर करने का कोई ना कोई कारण था। पुलिस बहुत ही एहतियात के साथ इस केस के सारे सिरों को जोड़कर किसी फैसले तक पहुंचना चाहती थी, ताकि गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। मिश्रा सर, मुझे लग रहा है कि ये लड़की आयशा कुछ छुपा रही है हमसे। जी सर। और सर, सोनिया ने यह भी कहा था कि वो आयशा कुछ अजीब सी बिहेव कर रही थी और उसे किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाने की बात कर रही थी। करेक्ट। ये लड़की आयशा सच में साइको होती जा रही थी या फिर ये सोनिया हमसे झूठ बोल रही है? हाँ मिश्रा, बोलो। सर, मैंने स्कूल के टीचर्स और पूरे स्टाफ से पूछताछ की है। उन सबका यही कहना है कि आयशा बहुत होशियार लड़की है, पढ़ने में ब्रिलियंट और अपना क्लास कभी मिस नहीं करती। पर जब से उसकी मम्मी की डेथ हुई है तब से थोड़ी बहुत एब्सेंट करने लगी। और जिस दिन उसके पापा की डेथ हुई थी सर, उस दिन का अटेंडेंस रजिस्टर मैंने चेक किया है। उस दिन वो अपने स्कूल नहीं आई। आयशा? सर,
ठीक है। सर समीर की मौत वाले दिन जब हम वहाँ थे तो आयशा भी वहाँ आई थी। उसने स्कूल ड्रेस पहन रखा था और स्कूल बैग भी था सर उसके पास। आयशा बेटा, तुम्हारे पापा के डेथ के दिन तुम अपने स्कूल क्यों नहीं गई थी? मैं स्कूल गई थी। बेटा तुम स्कूल नहीं गई। हम तुम्हारे स्कूल जाकर के तुम्हारा अटेंडेंस रजिस्टर चेक करके आए। इसलिए सच सच बताओ कि उस दिन तुम कहाँ गई थी? मैं अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करती हूँ। मुझे उनके पास जाना है। मुझे मेरे पापा के पास जाना है। देखो बेटा, अगर तुम सब सच सच बताओगी ना तो तुम्हारे मम्मी और पापा प्राउड फील करेंगे कि उनकी बेटी ऑनेस्ट है। उन्हें खुशी होगी कि उनकी बेटी झूठ नहीं बोलती। इसलिए हमें सब सच सच बताओ। उस दिन क्या हुआ था? कहाँ गई थी तुम? मैं उस दिन जानबूझकर स्कूल नहीं गई थी क्योंकि मुझे घर पर कुछ जरूरी काम था। मैंने वो काम रात में करने का ट्राई किया पर वो नहीं हुआ। मैंने सोचा एक बार दिन में ट्राई कर लेती हूँ, लेकिन से मैं वो काम करने वाली थी कि क्या है सब? क्या है ये सब? पापा वो मैं मम्मा से बात करने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे पापा को मार डाला। I'm sorry पापा। I love you पापा। विशा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक घाव 7 इंच गहरा था। अब क्या एक बच्ची के लिए चाकू मारकर 7 इंच गहरा घाव देना मुमकिन है? सर फॉरेंसिक डॉक्टर ने भी ये कंफर्म किया है कि ये बात पे इम्पॉसिबल नहीं हो सकता। पर अगर हम आशा की बात कर रहे हैं तो सर थोड़ा मुश्किल जरूर है। और ऊपर से पहले ही वार में चाकू 7 इंच अंदर चला जाए, ये नहीं हो सकता सर। और एक बार चाकू जब उसने मारा हो उसके बाद अपने पापा के शरीर से निकलते खून को देखकर वो डरी नहीं, बल्कि उसने उस चाकू को और अंदर धकेला। सर आशा ने खुद कबूला कि उसी ने। हो सकता है उसने वही कबूला जो उससे कहा गया। मैं समझा नहीं सर। चलो माला जी, आपने बताया कि आयशा आपसे काफी बातें शेयर किया करती थी। जी हाँ। तो फिर आई एम श्योर वो घर भी आया करती होगी। हाँ, कभी कभी। अकेली थी ना, इसीलिए मैं खुद ही बुला लिया करती थी। कभी उसने आपको बताया कि वो ब्लैक मैजिक ट्राई कर रही थी अपनी माँ से बात करने के लिए? क्या ब्लैक मैजिक? नहीं, वैसे तो वो मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाती थी, पर शायद ये बात इसलिए नहीं बताई होगी कि मैं ये सब सुनकर डांटूंगी उसे। ठीक है, हम बाकी की बातें आपसे पुलिस स्टेशन में करेंगे। क्या लेके चले गए? मतलब? आप कहना क्या चाहते हैं? आप ऐसे मुझे नहीं ले जा सकते। मेरी बात सुनिए आप। मैं जिससे सवाल करूंगा जवाब सिर्फ वही देगा। समझ गए आप दोनों? आयशा बेटा, जब तुमने अपने पापा पर चाकू से हमला किया उस वक्त तुम्हारी माला आंटी कहाँ थी? वो अपने फ्लैट में थी। तुम्हें कैसे पता कि वो अपने ही फ्लैट में थी? क्या माला आंटी ने तुम्हें ऐसा बोलने के लिए कहा? नहीं। तुम झूठ बोल रही हो। तुम अपनी माला आंटी को बचाना चाहती हो, इसलिए तुम झूठ बोल रही हो आयशा। शट अप। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। माला आंटी तो पापा को बचाना चाहती थी। पापा, पापा, आई एम सो सॉरी पापा। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी पापा। प्लीज मुझे माफ कर दो पापा। कैसे किसी को बोला? हाँ। आंटी देखिए ना। आयशा, तू जल्दी से जाकर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आ। जा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने तो बहुत कुछ कह दिया है माला जी। इसके आगे की कहानी आप खुद बताएंगी तो बेहतर होगा, वरना हमारे पूछने का तरीका आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? आयशा जब फर्स्ट एड बॉक्स लेने गई तो आंटी, there is no more.
हो गया, संभाल अपने आप को। हाँ? सुन, पहले पहले हम ये सब साफ करते हैं। हाँ? ठीक है, चलो आ जाओ। आपने ऐसा क्यों किया माला आंटी? हाँ, मैंने तो आपको पापा को बचाने के लिए बुलाया था ना, और आपने उन्हें मार दिया। क्यों किया आपने ऐसा? बोलिए ना, आपने ऐसा क्यों किया? बोलो, क्यों मारा पापा को? क्यों किया? आयशा के इस सवाल का जवाब आप खुद देंगी माला जी, या फिर मैं उसे बताऊं? मेरा डिवोर्स हो गया था। मैं समीर को बहुत पसंद करती थी, प्यार करने लगी थी उससे। जब मुझे रेवती के कैंसर के बारे में पता चला तो मैं समझ गई कि वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगी। इसीलिए मैंने उससे दोस्ती का नाटक किया कि समीर के घर करीब जा सकूं। पर समीर मुझ पर कभी ध्यान नहीं देता था। रेवती के ना रहने के बाद भी समीर मेरे पास नहीं आया। वो सोनिया को पसंद करता था, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मैंने सोनिया और समीर को साथ में देखा, मुझे बहुत तकलीफ हुई। फिर मैंने आयशा को कॉन्फिडेंस में लिया और उसके करीब आ गई और उसे कन्विंस किया कि ब्लैक मैजिक करके वो अपनी मरी हुई माँ से बात कर सकती है। और उस दिन जब मैंने समीर के चेहरे पर दर्द देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने उसे मार दिया। लेकर जाओ ना। कुछ भी बोलो मेहता जी, पर आज तो कमाल हो गया ना। हमारे सारे फ्लैट्स इतनी जल्दी बिक जाएंगे, मैंने तो ये सपने में भी नहीं सोचा था। निकुंज, तू देखता जा, मैं बोल रहा हूँ ना, 5 साल के बाद देखना इस जगह के क्या भाव मिलते हैं। तेरे कस्टमर तुझे थैंक यू निकुंज साहब कहते नहीं थकेंगे। रियली? क्या हुआ मेहता जी? किसी को आते जाते देखा था? कोई और था यहाँ पर? नहीं साहब, मैंने तो किसी को आते जाते नहीं देखा। हाँ, सुबह जब मैं खेत से निकला तो यहाँ खड़ी गाड़ी देखकर मैं रुक गया। ये क्या चल रहा है? अपन कायतरी कर रहा साहब। लेकिन हाँ साहब, पिछले महीने ऐसा ही कुछ हुआ था। मतलब एक चलती गाड़ी में सांप के काटने से पति पत्नी की मृत्यु हो गई। पाटिल, चलती गाड़ी में सांप, बात कुछ जमी नहीं है। सब हो सकता है गाड़ी रुकने पे सांप ने हमला किया। बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ, इनके रिश्तेदारों को खबर करो। और हाँ, वन विभाग और इस एरिया के स्नेक रेस्क्यू ऑफिसर से मिलो, उनसे बात करो, शायद उनसे कोई मदद मिले। सर,
सो वन विभाग और स्नेक रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन दोनों का एक ही कहना है, वारजे एरिया में जहरीले सांपों का पाया जाना काफ़ी रेयर है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी में ऐसे सांप मिलते नहीं। अगर ऐसा है तो फिर यहाँ पर ये सांप कहाँ से और ये लोगों पर हमला क्यों कर रहे हैं? शायद अपनी ज्यादा दुश्मनी निकाल रहा है। काय पाटिल। पुणे के वर्जे इलाके में सांप के काटने की वजह से 4 लोगों की मृत्यु हो गई थी। पिछली बार चलती गाड़ी में ड्राइवर को सांप ने डस लिया था। इस बार सांपों के हमले का शिकार हुए थे 2 व्यापारी, लेकिन इस इलाके में जहरीले सांपों का पाया जाना असामान्य था। तो फिर कहां से आए थे सांप? दोनों घटनाएं असामान्य और चौंका देने वाली थी। आसपास में रहने वाले लोगों का डरना स्वाभाविक था। पुलिस ने अपनी तहकीकात शुरू कर दी। सर, मैं तो निकुंज मेरी कंपनी में काम करते थे। परियार वाले जानना चाहते हैं हम उनकी बॉडीज कब ले जा सकते हैं? शाम तक पोस्टमार्टम हो जाएगा, उसके बाद ले जा सकते हैं। ओके सर। सर, आपको उनके पास से एक ब्रीफ केस तो मिला ही होगा ना? ब्रीफ केस? कौन सा ब्रीफ केस? अरे सर प्लीज ऐसा मत कहिए सर। सर पैसों का ब्रीफ केस था, कुछ 25 लाख रुपए थे। सर वो दोनों साइट ऑफिस से ब्रीफ केस लेकर लौट ही रहे थे कि सर प्लीज चेक कीजिए सर प्लीज। सर ये उस हाईराइज कंस्ट्रक्शन साइट ऑफिस की सीसीटीवी फुटेज। सर इनके पास तो ब्रीफकेस है। हाँ, ब्रीफकेस कहाँ है? नहीं साहब, मैंने तो कुछ नहीं देखा, लेकिन उनको देखते ही मैंने 100 नंबर घुमाया, फिर आप लोग आ गए। पाटिल सर, इस बिल पर का टाइम और डेट देख रहे हो? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मेहता और निकुंज का टाइम ऑफ डेथ दोपहर 1 बजे था और ये दोनों 12 बजे हिल एंड सी रेस्टोरेंट में थे। परसों सुबह ये लोग तेरी टेबल पे आए थे ना? हाँ साहब, ये दोनों मेरी टेबल पे थे। बस क्या बात है, एक ही दिन में 3 बुकिंग। अच्छा तू मीठे में क्या खाएगा? जो भी आप प्यार से खिला दो। वेटर भाई, तेरे होटल में जो भी मीठे में सबसे बेस्ट हो ले। उस दिन उनके पास कोई ब्रीफकेस या कोई बैग था? ब्रीफकेस? साहब अब इतना कहाँ याद रहता है? सीसीटीवी कैमरा है ना? जी हाँ। फुटेज दिखाओ। जी सर। मेहता और निकुंज दोनों कैश लेकर निकले जरूर थे, लेकिन जब उनकी बॉडीज बरामद हुई तो उनके पास कोई ब्रीफकेस नहीं था। कमाल है, साहब को 25 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई। मामला कुछ और ही है पाटिल। चोरी तो जरूर हुई है, सवाल ये है कि कब और कहां। सर हो सकता है कि चोरी उन दोनों के मरने के बाद हुई, किसी ने उनके मरे होने का फायदा उठाकर पैसे लेकर फरार हो गया। हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि ये सिर्फ सांप का मामला नहीं है, बल्कि कुछ और ही चक्कर नहीं। आखिर ये मामला है क्या? समय ले रहा है एक लंबी उड़ान और ला रहा है एक नया। अध्याय अजब देही की तपस्या का।
सर, स्नेक बाइट। सर, ये भी स्नेक बाइट। पाटिल, पूरा घर छान मारो, देखो कोई चोरी तो नहीं हुई है। सर, सर, पूरा घर छान लिया। रॉबरी का मामला लगता नहीं है, घर के जेवरात अपनी जगह पर है। फिर भी फॉरेंसिक वालों को बुला लो, देखो कहीं कोई फिंगरप्रिंट्स या और कोई सुराग मिलते हैं क्या। बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर, सबसे पहले किसने देखा था? साहब, मैंने देखा था। वो 10 बजे के करीब मैं काम करने आई थी। श्रेया ताई, श्रेया ताई, तुम्हें थाने आना पड़ेगा। पाटिल, इनसे स्टेटमेंट दे। सर, इनको थाने लेके आओ। सर, इस फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक घर में जितने भी फिंगरप्रिंट्स मिले हैं उनका हमारी डेटाबेस में कोई मैच नहीं है। सर, और एक बात, ये अजय कुलकर्णी की माँ जो उनके साथ रहती थी, लेकिन वारदात के वक्त वो औरंगाबाद में थी, वापस आ गई है। ठीक है, उनसे बात करो, देखो क्या कहती है। सर, पिछले हफ्ते मेरी पोती निशिता की मंगनी की तैयारी के लिए गहने लाए थे हम। अजय को घर में पैसे रखने की भी आदत थी। अच्छा माँ जी, घर में अंदाजन कितने पैसे थे, कोई आइडिया है आपको? सर, मिसेस कुलकर्णी के मुताबिक घर में जेवरात के साथ साथ करीब 6 से 7 लाख रुपए भी थे, लेकिन जब हमारी टीम ने वहाँ छानबीन की तो हमें जेवरात तो मिले सर, लेकिन वो पैसे नहीं मिले। मेरा शक सही था पाटिल, चोर बड़ी शातिर तरीके से जेवर पीछे छोड़ के गया ताकि ये चोरी का मामला न लगे। बात साफ है, सांप तो एक जरिया है, ये किसी इंसान का काम है, बच के जाएगा कहाँ? सांपों का क्या है, जीना मुश्किल हो गया है। पहले तो रास्ते में मिल रहे थे, अब घर में घुसने लगे हैं। अरे मैं कह रहा हूँ ना, जब से पिछली बार में शिव मंदिर टूटा है ना, तभी से यह सब हो रहा है, सांपों का प्रकोप। जब तक ये शिव मंदिर बनेगा नहीं ना, तब तक ऐसा ही चलता रहेगा, देखना। पाटिल, कॉज ऑफ डेथ तीनों का सेम है, पर अजय कुलकर्णी की बॉडी पर हाथापाई के निशान पाए गए। निशिता कुलकर्णी की हत्या करने से पहले उस पर रेप किया गया, लेकिन जब हम वहाँ गए तो निशिता या उसके कमरे को देख के हमें ऐसा नहीं लगा कि वहाँ पे रेप हुआ हो। चोर बड़े होशियार है पाटिल, किसी को शक ना हो इसलिए निशिता का रेप करने के बाद वैसे ही बिठाया जैसे वो थी, और ये सब लोग सांपों का इस्तेमाल करके ये सब कारनामे कर रहे हैं। ये तीनों केसेस एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, हो ना हो इन सब के पीछे किसी एक आदमी या किसी गिरोह का हाथ है। पाटिल, अपनी टीम को बुलाओ, कल सुबह मीटिंग रखो। सर, इन तीनों केसेस में कॉज ऑफ डेथ सांप। 3 केसेस में 7 लोगों की हत्या हुई है, और इन हत्याओं को अंजाम देने वाला या तो एक शख्स है या एक गिरोह है। वो ऐसे लोग हैं जो सांपों को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं, अपने शिकार को डराने के लिए, उनको लूटने के लिए, और इतना ही नहीं, उनकी हत्या भी की जा रही है। पिछले केस में एक लड़की का रेप भी हुआ था। हमारे रिसर्च के मुताबिक इस एरिया में ऐसे जहरीले सांपों का पाया जाना ना के बराबर है। इसका मतलब यह है कि कोई तो है जो इन सांपों को कहीं और से पकड़ के यहां लेके आ रहा है। अगर ऐसे लोगों को पकड़ना है तो हमें सांप के सोर्स तक जाना पड़ेगा। एक बार हमें वो पता चल जाए तो उन्हें पकड़ने में आसानी होगी। सर, यहाँ सतारा के पास एक सपेरा बस्ती है,
यहाँ वन विभाग वालों से उनकी जानकारी मिली है। जी सर। तूने देखा था सांप वाले को? उसके पास काले काले सांप थे। साहब मैंने यहाँ किसी सांप वाले को नहीं देखा। हम ऐसा क्यों करेंगे साहब? सांप तो हमारे लिए भगवान के बराबर है। ये सब तो वो लोग करते हैं जिनको सांपों से नफरत है। पापी पापी है वो लोग जो सांपों का गलत इस्तेमाल करते हैं। देख, तेरे इन सारे गैर कानूनी धंधों के बारे में अच्छी तरह जानता हूँ। ये सांप की केचुली बेचना, सांप का जहर बेचना, अगर चाहूँ तो अभी के अभी तुझे लंबे के लिए अंदर कर सकता हूँ। तेरी भलाई इसी में है कि हमारे साथ कोऑपरेट करे। सब मारो मत सब, मैं सब कुछ सच सच बताता हूँ। साहब सब कसम से बोलता है साहब। अपन सिर्फ सांप को लेता था और फैक्ट्री वाले को बेच देते थे साहब। अब क्या करेगा साहब, गरीब आदमी है, दाल रोटी के लिए करना पड़ता है ना साहब। अब दोबारा कभी नहीं करेगा, कसम से दोबारा कभी नहीं करेगा ऐसा अपन। सर ये तो कुछ बता ही नहीं रहा। सांपों को लेकर आम आदमी के मन में एक अलग धारणा है, जिसकी वजह से लोग उनसे डरते हैं, क्योंकि समाज ने जहरीले सांपों का एक खौफनाक चित्र बना रखा है। लेकिन सांपों के बारे में जानकारी रखने वाले लगभग सभी लोगों का यह कहना है कि सांप इंसान को तब तक नुकसान नहीं पहुंचाता जब तक उसे अपनी जान पर खतरा नजर ना आए। कई लोग ऐसे होते हैं जो सांपों का गलत काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस केस में तो सांपों को हथियार की तरह से इस्तेमाल किया गया था। इस केस की तह तक जाने के लिए पुलिस ने सांपों से जुड़े कई अवैध धंधों का पर्दाफाश किया, लेकिन चूहे बिल्ली के इस खेल में इस स्नेक गैंग को पकड़ने में पुलिस अब तक असफल थी। कौन थे ये लोग जो इतने खौफनाक तरीके से लोगों को मार रहे थे? आखिर कितने और लोग इस खेल का शिकार होने वाले थे? बेटा तू आज भी कॉलेज नहीं गई? एग्जाम सर पर है और ये तू क्या कर रही है? ठीक से पढ़ाई नहीं करेगी तो नौकरी कैसे मिलेगी? देख बेटा, कोई भी उल्टा सीधा काम मत करना। आखिर कब तक तेरे बाबूजी की बचत पर रहेंगे? तेरी बहन की पढ़ाई भी तो बाकी है ना। तो समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? मैं चली जाऊंगी, आप जाओ दरवाजा खोलो। तारा है ना? कहा ना, जाओ दरवाजा खोलो, छोड़ दो मुझे। जा रही हूँ। रोहन गुप्ता नाम है। कम से कम 4-5 दिन पहले इसकी मौत हुई होगी। पाटिल, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और इसके घर वालों को ट्रेस करो। सर
एम्बुलेंस बुलाओ। तेरे सारे दोस्त आए हैं, तुझे बुला रहे हैं वो। किसी से नहीं मिलना है मुझे, बोल दे उन्हें मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करे। अरे वो तो रोहन के बारे में पूछ रहे हैं, वो भी 3-4 दिनों से कॉलेज नहीं गया। ठेका लेके रखा है मैंने रोहन का। हाँ, कह दे उनसे मुझसे कोई भी सवाल ना पूछे, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। जा। ठीक है। नहीं, आप कुछ मत करो प्लीज, मैं आती हूँ। कदम घेऊन ये त्यांना। सर, ये रोहन के माँ बाप 4 दिन पहले इन्होंने हिंजवड़ी पुलिस स्टेशन में रोहन की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी। को बॉडी के पास ले जा। सर, रोहन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। फिर से स्नेक गैंग। पाटिल, रोहन के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो और हाँ, पता करो ये कौन से कॉलेज में पढ़ता था और उसके दोस्तों को लेके आओ। सर, वो रोहन से हम आखिरी बार 13 तारीख को मिले थे। उसका शायद सर सारा के साथ घूमने फिरने का प्लान था। ये सारा कौन है? सर, सारा जोशी हमारी क्लासमेट है, 3-4 दिन से कॉलेज नहीं आई है, शायद बीमार है। सारा का फोन नंबर और एड्रेस दो। सारा यहीं रहती है? जी हाँ। पुलिस इंस्पेक्टर गावड़े। सर, मैं और रोहन साथ ही में थे। फिर हमने खाना खाया और उसने मुझे घर छोड़ दिया। उसके बाद मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गया। मैं तो करीब 9:30 बजे घर आ गई थी। फिर मुझे नहीं पता। ठीक है पाटिल, चलो। वो ना हो ये लड़की हमसे कुछ छुपा रही है पाटिल। हाँ। क्या हुआ दी? आजकल आपको बड़े मैसेज आ रहे हैं। नहीं, तू एक काम कर, तू यहाँ से ना ऑटो ले ले,
मुझे किसी दोस्त के घर पे कुछ काम से जाना है। तू जा। रिक्शा। दीदी दीदी तू जा जा जा। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, तुम्हारे साथ वो लड़की कौन थी? छोड़ के गई ना बाहर तुझे? कौन थी? कौन सी लड़की? मैं नहीं जानती। नहीं जानती तू? नहीं पता तुझे? हाँ? इधर देख, छोड़। अगली बार ये भी चाहिए हमें, समझी? प्लीज उसे कुछ मत करना। कुछ किया तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि तेरी फिल्म, तू जहां बोलेगी ना वहां चला देंगे। बहुत मस्त बनी है। रोहन के कॉल रिकॉर्ड्स। 13 तारीख की रात को रोहन के फोन से आखिरी कॉल सारा जोशी को किया गया और उसके 2 घंटे बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। सारा के कॉल रिकॉर्ड्स। ये देखो पाटिल, रोहन का लास्ट लोकेशन और उसी वक्त सारा का लोकेशन दोनों सेम है, रांझणवाड़ी। इसका मतलब ये है कि रोहन की हत्या के दौरान सारा वहां मौजूद थी। ये लड़की जरूर हमसे कुछ छुपा रही है पाटिल। अगली बार ये भी चाहिए हमें, समझी? बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि तेरी फिल्म, तू जहां बोलेगी वहां चला दे। बहुत मस्त बनी है। कोई भी उल्टा सीधा काम मत करना। आखिर कब तक तेरे बाबूजी की बचत पर रहेगी? तेरी बहन की पढ़ाई भी तो बाकी है। तू समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? सारा कहाँ है? सारा अंदर है। कहाँ है? यहाँ है, यहाँ पे। पाटिल। ए साले! ए कोई पानी लेके आओ। रोहन की मौत के दौरान तुम वहां मौजूद थी, है ना? बताओ, तुमने ही मारा है रोहन को, है ना? और इसीलिए तुम सुसाइड कर रही थी। बोलो सारा। नहीं सर, मैंने रोहन को नहीं मारा। मैंने रोहन को नहीं मारा।
सारा देखो, तुम बेकार का टेंशन ना लो। बस एक बार मेरा जॉब लग जाए ना, उसके बाद तुम्हारे माँ और बहन दोनों के सारे देख रेख की जिम्मेदारी मेरी। आज की पिक्चर कितनी बोरिंग थी ना। क्यों? मुझे तो बड़ा मजा आया। अच्छा, तुम पिक्चर देख भी रहे थे? ये देख, देखिए, देख, अगर मुंह खोलने की कोशिश की ना तो ये वीडियो जाएगा सीधा इंटरनेट पे, फिर किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी तू, समझी? और फिर वो मुझे फोन करके फ्लैट पे बुलाने लगे। मैं कुछ नहीं कहती और वो बार बार मैंने तो बस अपना करियर बचाने के लिए अपना मुंह बंद रखा। पर आज उनकी नजर मेरी बहन तारा पर गई और उन्होंने मुझे कहा कि अगली बार मैं तारा को भी साथ लेकर। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं कि मैं क्या करूं, और इसीलिए मैंने तुम्हारा फोन दो। इनमें से कौन कौन से नंबर से लोग तुम्हें फोन कर रहे थे? दूसरा नंबर स्विच ऑफ। पाटिल, इन सब नंबर्स के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। Click this. फोटो निकल इसका। क्या हुआ साहब? कब आ रहा तू? कहाँ था अब तक? सब खाना खाने गया था साहब। ये फ्लैट किसका नाम है? चाबी कहाँ है इसकी? सब फ्लैट के जो मालिक है तो बारगांव रहते हैं साहब, और चाबी अग्रवाल साहब है, वो बिल्डर, वो है सर, वो ब्रोकर। वो घर पिछले 1-1.5 साल से बंद पड़ा था। लोग आते हैं, देखते हैं, मगर कोई खरीदता नहीं है। इसके चलते मैंने अलग अलग लोगों को चाबी देके रखी है। अब किस ब्रोकर ने कैसे इस्तेमाल किया, अब वो पता नहीं सर। सर, सारा को जिन नंबर से फ़ोन आते थे उनके डिटेल्स मिल गए। ये सारे कॉल्स खाचा सिम कार्ड से किए गए। सर, ये सिम कार्ड उन लोगों के नाम पर रजिस्टर्ड है जो मर चुके हैं या एग्जिस्ट ही नहीं करते। कुछ तो याद होगा उनके बारे में। थिंक सारा कुछ। हाँ सर, उनमें से एक के हाथ पे सांप का टैटू था। तुम बता रही थी कि इस वारदात से पहले तुम लोग डेट पे गए थे। कहाँ गए थे? पहले मैं और रोहन सिने प्राइड में पिक्चर देखने गए थे और उसके बाद हमने खाना हिल एंड सी रेस्टोरेंट में खाया। हिल एंड सी? जी। पाटिल, ये स्नेक गैंग केस में जितने भी विक्टिम्स हैं उन सब के बैंक स्टेटमेंट, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट के सब रिकॉर्ड्स निकालो। जाओ। सर, सारा के बयान के जरिए इन अपराधियों से सांपों का मुखौटा तो उतर गया था, लेकिन उनके असली चेहरे का राज खुलना अभी बाकी था। क्या इस केस को सुलझाने के लिए और अपराधियों को पकड़ने के लिए सारा का बयान काफी था, या फिर ये अपराधी एक और संगीन जुर्म को अंजाम देने में सफल होने वाले थे? स्नेक गैंग विक्टिम्स के सभी डिटेल्स।
क्या जबरदस्त कोइंसिडेंस है पाटिल। ये सारे विक्टिम्स मोहन, मेहता, निकुंज मरने से पहले एक बार हिल एंड सी रेस्टोरेंट में गए थे। स्नेक गैंग वाला जो भी है, हो ना हो, या तो वो हिल एंड सी रेस्टोरेंट के अंदर है या फिर आसपास से ऑपरेट कर रहा है। सर, अब आगे क्या करें? आज ना डैडी काफ़ी मेहरबान लग रहे थे। रिजल्ट अच्छा आने का नतीजा है। एक तो पॉकेट मनी भी डबल होगी, ऊपर से नई कार भी मिल गई। अच्छा, तो मुझे क्या दिलवाने वाले हो? तुम ना बस हुक्म करो, जो तुम्हें चाहिए वो दिलाता हूँ। श्रुति, बाहर निकलो। हेलो, प्लीज प्लीज स्टॉप, प्लीज स्टॉप। कौन हो तुम लोग? चलना। अबे चलना। पकड़ा रे जाना, कोई भागना ना पाए, कोई भागना ना पाए। फंस ही गए तुम लोग हमारे बिछाए जाल। सारा, यही है वो तीनों। सारा की मेडिकल रिपोर्ट्स ये प्रूव कर देंगे रेपिस्ट ही तीनों हैं। हमारे पास तुम्हारे खिलाफ इतने सबूत हैं कि तुम्हें फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकता। अगर तुम लोगों ने हमारे साथ कोऑपरेट किया तो शायद तुम्हारी सजा कम हो सकती है, शायद उम्र कैद या उससे भी कम। बोल। मैं सब बताता हूँ साहब, बताता हूँ साहब। मैं और मेरा दोस्त तो हम लोग सपेरा बस्ती में रहते थे साहब। हमारे बापू लोग के पास पैसा नहीं था, तभी साहब मेरे को ऐश करने के लिए पैसा चाहिए था, इसलिए मैंने हिलेंसी होटल में वेटर का जॉब देख लिया। पर साहब वहाँ पे पैसा नहीं था, वहाँ जो पैसा मेरे को मिलता वो सब मकान के भाड़े में चला जाता था साहब। तब साहब मैंने एक दिन एक प्लान बनाया साहब। मैंने रवि और श्रीनाथ इन दोनों को अपने गैंग में शामिल कर लिया। जैसे हमको मौका मिलता हम लोग इन पे हमला करते और सांप से डराते थे इनको। इन दोनों का काम था दूर दराज इलाकों से जहरीले सांप लाकर उनकी गाड़ियों और घरों में छोड़ना। मैं होटल के वैले से गाड़ियों की चाबी उठाकर इन दोनों को पकड़ा देता था। जब भी मैं सारा जैसी लड़की को देखता था ना तो मुझ पर हैरानी जाता और हम लोग उसका
रेप करते थे। रेप हुई लड़कियों ने कभी पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखवाई। फिर एक दिन अचानक मैंने सारा की बहन को देख लिया था। और तूने गलती कर दी। आज तेरी वही गलती तेरे गले में फांसी का फंदा बन के पड़ेगी। अगर तेरी किस्मत अच्छी रही तो तुझे उम्र कैद की सजा होगी, लेकिन उससे तुझे कोई नहीं बचा सकता। फिर जिंदगी भर जेल में अपने फन फैलाते रहना। घनश्याम और उसके दोस्तों ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। उन्होंने ना सिर्फ लोगों की हत्या की बल्कि बलात्कार जैसा घिनौना अपराध भी किया। अपने जुर्म को अंजाम देने के लिए उन्होंने अबोध जानवरों को अपना हथियार बनाया, उनका इस्तेमाल करके उन्हें अपना गुलाम बनाया। ये पशु क्रूरता के सबसे घिनौने अपराधों में से एक है। घनश्याम और उसके दोस्तों पर आईपीसी की धारा 302, 120B, 376D और 392 के तहत हत्या, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, गैंगरेप और रॉबरी के चार्जेस लगाए गए हैं। जल्द ही उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलने की उम्मीद है। कई बार ऐसा होता है कि हम बड़ी बेफिक्री से पब्लिक प्लेसेस में अपनी निजी बातचीत करते हैं। हमें लगता है कि हमारी ये बातचीत कोई नहीं सुन रहा होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। घनश्याम ने लोगों की इसी लापरवाही का फायदा उठाया। इसी तरह से कोई आपका भी फायदा उठा सकता है। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि अपनी निजी बातचीत करते वक्त, खासकर पब्लिक प्लेसेस में, हमेशा चौकन्ने रहें। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।